हेलो स्टूडेंट्स। तो सेट 1 सेट 2 822 AV 822 AW कंप्लीट कर दिया है। चैनल पर अपलोड है, जाइए विजिट कीजिए और उसको आप देखिए। हर एक कॉन्सेप्ट उसमें आपको बताया गया है ना। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। सेट 1 और सेट 2 के आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ना। उस आपको चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है ना। ऊपर लिखा रहता है आपके पास प्लेलिस्ट है ना। वीडियोस का सेक्शन होता है, कम्युनिटी का सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। उस पर सारे सेक्शन आपको दिए हुए होते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको क्लास 10th अनसोल्व्ड उस पर आपको लिखा मिल जाएगा एक जगह है ना। HM पब्लिकेशन वहाँ पर। अब प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन है तो वो HM पब्लिकेशन हो, कोई भी पब्लिकेशन की आपके पास प्रैक्टिस आपके पास अनसोल्व होगी तो सब में तो सेम ही क्वेश्चन होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो सेम ही रहेंगे है ना। तो आपको कोई भी पब्लिकेशन आप देखोगे तो सब में आपको प्रीवियस ईयर सेम ही मिलने वाले हैं ना। तो वो HM हो कोई भी हो। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर पूरी 1 बाय 1 आपको सारे 1 से लेकर के जो हमने 10 अनसॉल्व मानिए 9 या 10 जो अनसॉल्व थे जो कि मॉडल पेपर थे, ठीक है ना, उसको मैंने सॉल्व कराया। जो कि जिसमें आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब है ना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो इस समय हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करें, हमने मॉडल पेपर जो थे उसको मैंने सॉल्व कर दिए। उसमें सारे 1 बाय 1 सारे हमने खत्म कर दिए है ना। तो इस समय हम 822 AV सॉल्व कर चुके हैं, 822 AW सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नया सेट यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे। अगला नया सेट है ना। तो देखेंगे हम आपके पास नया सेट जो है वो है 822 AX है ना। बने रहिए आप अंत तक है ना। आपको हर एक बात बिल्कुल बताई जाएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैं हर एक सेशन में बोलता हूँ है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आने वाला है। आपने अगर इसको आराम से देखा है ना, जल्दबाजी में स्किप करके नहीं देखा है, क्योंकि जो बातें होती हैं, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ अगर उन बातों को अगर आप सुनते हो तब आप बहुत चीज़ें उसमें सीख लेते हो उन बातों से ही, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे डिस्कशन होती है। तो उस डिस्कशन को आपको सुनना होता है। उसको जब आप सुनोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 822 AX। ध्यान रहे सेट में यहाँ पर लिख देता हूँ है ना। आपका पूर्णांक जो है वो 70 का होने वाला है, 70 है ना, जिसमें आपको 30 नंबर आपको आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन से मिल जाते हैं है ना। और ये हाई स्कूल गणित 2019 है ना। ये है यहाँ पर। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं है ना। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्वेश्चन कहा हुआ है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। आपसे क्या कहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। चलो ध्यान से देखिए। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धनात्मक, ये क्वेश्चन पीछे भी हमने कई सेट में सॉल्व कर चुके हैं ना। आपको सेट में ये मिला होगा कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होता है ना। आपको एक रूप बताना है उसका है ना। देखिए आपको अगर मालूम हो कि पूर्णांक से मतलब क्या है, पूर्णांक से मतलब क्या है, तो अगर आप पूर्णांक से मतलब देखो तो पूर्णांक में आपको चाहे वो प्लस की संख्या हो चाहे वो माइनस की संख्या हो, और प्लस साथ ही साथ आपको जीरो भी लेना पड़ता है पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या होता है, 0, प्लस माइनस 1 मतलब प्लस का 1 प्लस का -1, प्लस -2 यानी कि प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस -3 प्लस का 3 माइनस का 3। क्या पता चला, ये पता, डॉट 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 आगे चल सो ऑन है ना। ऐसे आप चलते जाओगे। यानी 0 तो आपको लेना ही लेना है पूर्णांक में। 1 है -1 है, 2 है -2 है, 3 है -3 है, 4 है -4 है, 5 है -5 है, 6 है -6 है। आप गिनते चले जाओ। ये सारे क्या है, पूर्णांक हैं। अब बोलोगे क्या 1.5 पूर्णांक है? ना ना ना, 1.5 पूर्णांक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए, आपको डेसिमल में नहीं चलेगा।
डेसिमल में नहीं चलेगा। आप सोचो क्या 0.5 एक पूर्णांक है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या 0.2 एक पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। क्या 2.5 एक पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। मतलब बात ये पता चली कि आपको पूरा अंक, क्योंकि यहीं में बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि हमको बोल दिया कि 1 जो है एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जब 2 पूर्णांक है इसका मतलब 1.5 भी तो पूर्णांक होगा, क्योंकि उसके बीच ही में तो आ रहा है पूर्णांक है। ध्यान रहे, ठीक है ना। 1.5 पूर्णांक नहीं है, 1.6 पूर्णांक नहीं है, 1.7 पूर्णांक नहीं है, 1.2 पूर्णांक नहीं है। मतलब डेसिमल में चलेगा नहीं, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा अंक लिखिए आप, उसको चाहे आप माइनस में लिखो, चाहे उसको आप प्लस में लिखो। यानी कि आप +1 लिख दिए तब भी पूर्णांक है, -1 लिख दिए तब भी पूर्णांक है, +2 लिख दिए तब भी पूर्णांक है, -2 लिख दिए तब भी पूर्णांक है, प्लस का 150 लिख दिए, 150 लिख दिए, माइनस में 150 लिख दिए तब भी पूर्णांक है। मतलब ये है कि आप लिखते चले जाओ, जितने भी अंक आपको आते हैं लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। बस आपको ध्यान रहे कि वो डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। डेसिमल में चला गया फिर वो पूर्णांक नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात आपको पता चल गई कि पूर्णांक की बात कर रहा है तो पूर्णांक आपको मालूम, और वो भी कह रहा है कि आपके पास वो सम पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? वो भी सम पूर्णांक होना चाहिए। मतलब सम, अब आपको सम संख्याएं भी बताई गई होंगी। मतलब पूर्णांक आपको वो पूर्णांक लेने हैं जो सम हो, और सम का मतलब आपको मालूम है कि जो 2 से क्या हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, है ना। जो इवन नंबर होते हैं ना, यानी कि जो 2 से पूरी तरीके से कट जाते हैं उनको हम सम बोलते हैं। तो सम का मतलब आप क्या बोल सकते हो? 2 बोल सकते हो, 4 बोल सकते हो, है ना। 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, 10 हो गया, 12 हो गया और 14 सो ऐसे आप इसको बोल सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सम पूर्णांक। देखो इतना डेप्थ में बताने की नीड तो नहीं है, है ना। आप अगर 10th क्लास में पहुंच गए हो और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका है, होगा ही, है ना, होगा ही, तो आपको इतना डेप्थ बताने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको बता दिया जाए। हो सकता है कि बच्चे ना पढ़े हों, कोई ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो, है ना, कि भूल गए हों आप, तो वो रिवाइज हो जाए, आपके माइंड में चीज़ें रहें, है ना। तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। क्योंकि जो अगर आप 1 क्लास से 10th क्लास तक पहुँच आए हो तो इसका मतलब आपको ये सब पढ़ा दिया गया है कि जो है प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परमीय क्या है, अपरमीय क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है ना। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं ना। तो अब जो है आपको ये वास्तविक संख्या भी आपको मिल जाता है ना। वास्तविक संख्या का रियल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक ना, जिसमें अब जितनी भी संख्याएं हमने बोली वो सारी संख्याएं आपके रियल नंबर में आ जाती हैं। चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परमीय हो, अपरमीय हो, सारी संख्याएं जो हैं हमने जितनी भी संख्याएं बोली वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना, वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर इसका हम ऑप्शन से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। एक है ऑप्शन नंबर 2 m+1, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से है, और ये आपके पास है 4 2m+1। आप देखो अगर आप यहाँ पर 1 रखो, m के प्लेस पे 1 रखो तो 1 आ गया, तो 1 क्या बताओ सम है? बिल्कुल नहीं है। ये तो वैसे भी कट गया, है ना। इसमें आप 1 रखो तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल सम पूर्णांक है। आप यहाँ पर 2 रख दो तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब 3 क्या सम पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है, सम पूर्णांक नहीं है ना। अरे सम है, पूर्णांक तो है, ध्यान रहे, पूर्णांक 3 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या सम पूर्णांक है? सम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सम। 3 है, विषम है ना, ये है। अब यहाँ पर आप चलो, यहाँ पर आओ, देखो अगर आप यहाँ पर 1 रखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर 2 रख दिए तो 4 हो गया। आप यहाँ पर 3 रख दिए तो 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर 4 रख दिए तो क्या हो जाएगा? आपके पास 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 रख दिए, 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पर 6 रख दिए तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर 7 रख दिए, है ना, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका मतलब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1 रखा तो 2, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, 5 रखा तो 10, 6 रखा तो 12, है ना, 7 रखा तो 14। यानी आप इसमें 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जा रहे हो, और हर जगह आपको देखो ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 8 2 से कटेगा, 10 2 से कटेगा, 12 2 से कटेगा,
14 2 से कटेगा। आप ऐसे और रखते चले जाइए, 2 से तब भी कट जाएगा। यही तो बोला ना सम, यही तो सम है। मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है ये सम धन पूर्णांक है ना, धनात्मक सम धन पूर्णांक है, धन भी है, ऋण में मिलना सम धन। यहां पर ध्यान देना, पूरी बात कंफर्म होनी चाहिए। धनात्मक है तो छोटी सी चीज, लेकिन छिपा इसमें क्या बोला है, धनात्मक होना चाहिए। तो सब धनात्मक हमने देखा, ऋण वाले लेने भी नहीं है आपको कतई, ठीक है ना। मतलब -2 नहीं लेना है, -4 नहीं लेना है, -6 नहीं लेना है, ध्यान रहे। सम बिल्कुल सम है, 4 है, 6 है, 8 है, बिल्कुल सम है। पूर्णांक बिल्कुल पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 14 12 सब पूर्णांक है ना। तो ये भी बात कंफर्म है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये वाला वैसे भी गलत हो गया। इसमें भी आप 1 2 रखोगे तो आपको वहीं 3 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो आपको वैसे भी 3 मिल जाएगा। 3 जो है एक धनात्मक समपूर्णांक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2m बिल्कुल इसका राइट है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो अगला है, एक्स अक्ष पर एक स्थित एक बिंदु जो बिंदुओं A 2, -5 और B -2, 9 से समदूरस्थ हैं, का निर्देशांक होगा। देखो इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे आप इसको नहीं कर सकते। सोचना कैसे पड़ेगा? सोचना आपको ये पड़ेगा कि आपसे ये पूछा है कि एक्स अक्ष पर आपको एक बिंदु बताना और उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। एक्स अक्ष पर आपको एक बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। उससे आपको कहा है कि बिंदु ए जो है और बिंदु बी जो है वो समदूरस्थ हैं। बात फिर से समझिए, बात यह है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, एक्स अक्ष पर क्या है, एक बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। और जो दो बिंदु आपको दे रखे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, वो उस बिंदु से समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पे हैं। डन। चलो जैसे हमने कहा कि एक्स अक्ष पर ये बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, इसका नाम हम सी दे देते हैं। चलिए नाम इसका ओ दे देते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, इसका नाम क्या है, ओ है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, उसका नाम क्या है, ओ है। ये हमने कहा। चलो देखो क्या करेंगे इसमें। एक बिंदु आपसे कहा है, अब एक्स अक्ष पर है तो इसके निर्देशांक आप बताओ क्या होंगे। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, उसका एक्स अक्ष वाला जो निर्देशांक होता है वो तो होगा ही होगा, है ना, वो तो होगा ही होगा। लेकिन वाई अक्ष वाला जो निर्देशांक होता है, मतलब आपको क्या मिलेगा, ऐसे एक 2 है, एक -5 है, मतलब ये क्या है, एक्स अक्ष वाला है, ये वाई अक्ष वाला है। ये देखो ये एक्स अक्ष वाला है, ये वाई, मतलब पहले भुज होती है, बाद में क्या होती है, कोटि होती है। भुज जो होता है वो एक्स अक्ष वाला होता है, कोटि जो होती है वो वाई अक्ष वाला होता है। ये बात आपको मालूम होगी, है ना। अब यहां पर देखो, हमने कहा कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु है, तो इसका मतलब भुज कुछ है, भुज मान लो कि यक्स है। भुज क्या है, एक्स है। भुज क्या है, यक्स है। कोटि क्या होगी, यक्स अक्ष पे है, यक्स अक्ष पे बोला हुआ है, एक्स मतलब जो एक्सिस है उसी पे है बिंदु, यक्स अक्ष पर ही है ना। तो अब आपको ये फैक्ट मालूम होगा कि अगर कोई बिंदु यक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब उसका वाई अक्ष वाला जो निर्देशांक होगा वो हमेशा शून्य होगा। वाई अक्ष वाला निर्देशांक क्या होगा, ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना होगा, नहीं तो बातें आपको यहां पर बनेगी नहीं, आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। बात आपको यहां पर ये याद रखनी है कि अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है
तो उसका वाई अक्ष वाला निर्देशांक 0 होगा हर जगह। आप एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लो, कहीं पर भी, है ना, कोई भी बिंदु लोगे तो आपको एक्स अक्ष वाला निर्देशांक वाई अक्ष वाला निर्देशांक आपको 0 दिखेगा। वाई अक्ष वाला निर्देशांक क्या होगा? 0 दिखेगा। अब वैसे आप चलो, अगर आप वाई अक्ष पे चले, वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु आप लो, वाई अक्ष पर ही, अलग इधर उधर नहीं, वाई अक्ष पर ही आप कोई भी बिंदु लोगे तो आपको एक्स अक्ष वाला निर्देशांक 0 मिलेगा। एक्स अक्ष वाला क्या मिलेगा? 0। देखो हमने कहा अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां पर वाई अक्ष वाला निर्देशांक 0 दिखेगा, और अगर वाई अक्ष पर हो तो वहां पर एक्स अक्ष वाला आपको 0 दिखेगा, निर्देशांक 0 दिखेगा। बात आपको क्लियर है? इसका मतलब इसको आप x, 0 लिख सकते हो। अब आप यहां पर ऐसा करिए कि ये एक्स अक्ष वाला निर्देशांक है, ये y, क्योंकि एक्स अक्ष पर बोला ना, तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु आपके पास O है, इसके निर्देशांक x, 0 है, तो इसका मतलब ये तो हमको पता चल गया तो 0 है। आपको यक्स यहां पर निकालना है, यक्स आप निकाल लीजिए, बस ये काम होगा ना। ये तो आपको पता ही चल गया ना, 0 यक्स अक्ष पर, ये एक्स आपको मालूम करना है। हम एक्स देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बिंदु दिया है, ए जो है 2,5 है, एक बी जो है वो -2,9 है। बात सही है। इससे समदूरस्थ है, मतलब एक बिंदु हमने कहा कि ये ए है, ए जो है वो ए, यहाँ पर देखो, और ये इससे ये दूरी है, इससे एक्स अक्ष से, है ना। ध्यान से देखो, बस हमने दिखाने के लिए आपको बता दिया है ना। ए है, ये बी आप देखो -2,9 है, ठीक। -2, क्या है? 9 है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये दूरी और ये दूरी क्या है? समदूरस्थ है ना, मतलब इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, ये दूरी दोनों समान है। बात आपको क्लियर है? यानी कि यहां से प्रश्नानुसार यानी कि जो ABO है वो बराबर है किसके? AO के बराबर है, समदूरस्थ है, बराबर। अब यहाँ पर आप पहले इसके लिए लगाओगे, है ना। इसके लिए आप दूरी का सूत्र लगाओ, दूरी का फार्मूला आपको मालूम है। इसको आप x1 ले लो, इसको आप y1 ले लो, इसको आप x2 ले लो, इसको आप y2 ले लो, इसको एक बार x के लिए x1 ले लो और y1 ले लो, ठीक है। चलो पहले हम BO के लिए देखते हैं। BO के लिए आप क्या लिखोगे? देखो सूत्र आपको मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। आपको सूत्र आना चाहिए दूरी के लिए, है। फिर से हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट हमने लगा दिया, ठीक। चलो ध्यान रहे, ध्यान से आप देखते चलिए। x2 क्या है? x है, सही है, x है। x1 क्या है? x1 देखो यहाँ पर x1 है -2। ध्यान से, जल्दबाजी करनी नहीं है आपको, ठीक है। -2 है, ठीक। y2 है 0, सही है ना, y2 0। y1 कितना है? माइनस का, यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। ये अंडर रूट लगा दिए, बराबर। x2 देखो, x2 तो आपके पास x ही है। x1 कितना है? x1 है 2, ठीक। चलो y2 कितना है? 0 है। y1 कितना है ना। ध्यान से काम करना है, मैंने बोला ना जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं गलती कर जाओगे। x, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये, ठीक। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? -9 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9 ही तो बचेगा। चलो बराबर, यहाँ पर x - 2 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस, और ये भी आपके पास प्लस का कितना हो जाएगा? इसका माइनस प्लस हो जाएगा। नीड नहीं लिखने की, चलो लिख दिया है तो कोई मुश्किल भी नहीं है। चलो दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दोगे तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी सोचो आप, ठीक है, तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका रूट दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा, ठीक। ये आपके पास निकल करके आया भी, ठीक। इतनी बात आपको उम्मीद है कि समझ में, ये माइनस है तो माइनस लगा लो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। चलो आगे देखो क्या कर पाए हम। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ।
यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस का 2ab, है ना। 2ab तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, सही है। प्लस भी है और भी है, प्लस का 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 9 आपके पास 81 है। चलो आगे देखो, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। माइनस का 2ab तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, है ना, ये तो कट ही जाएगा। अब क्या करिए, इस वाले 4x को उधर लेकर के चले आइए। देखो एक 4x यहाँ पर है, ये इसको इधर लेकर के आइए तो प्लस का कितना हो जाए 4x बराबर, यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर 25 है, इस साइड है ना, इस साइड 25 है, उसको हम इधर लेकर के आएंगे तो 81 हो जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। ध्यान से देखिए, x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, है ना। इस 4 - 4x को हमने इस साइड लेकर के आया तो ये प्लस में हो गया, और इसको हमने क्या करा, 25 में से 81 को हमने माइनस कर दिया, इसको इधर भेज दिया। अब यहाँ पर आप घटा लो, देखो ये है ना, 11 में से 5 चला जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 2 गया, 5 बच गया, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब माइनस का, ये बड़ी संख्या ना, माइनस का 56, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो x आ गया आपके पास। तो उस बिंदु के निर्देशांक में क्या बोला था, हमने बोला था x कॉमा, क्या बोला था, x अक्ष पर, वो x कॉमा जी, x अक्ष पर y वाला 0 ही होगा, y वाला निर्देशांक। तो आपके पास क्या हो गया, माइनस का 7, 0, यानी कि उस बिंदु के जो निर्देशांक है, x अक्ष पर जो बिंदु की बात कर रहा था उसका है माइनस का 7, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसमें दिया है, वही बिल्कुल इसका क्या है, सही है। अब जो भी आपके आंसर में दिया हो, कोई भी हो ना, तो माइनस का 7, 0 जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इतना डिस्कशन होता है तो ना, अगर बात पता चले तो हो सकता है कि फिर, चलिए मान लेते हैं फिर भी नहीं पता चलता है तो एक बार और देखिए इसको आप, ठीक है। चीज़ें देखो रिपीट करने से चीज़ें फिर अस्थाई हो जाती हैं, चीज़ें धीरे धीरे, ठीक है ना, और फिर आपको थोड़ा सा फील होता है कि मेरे को भी चीज़ें अब आने लगी हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आप चीज़ों को अपने दिमाग में लंबे समय तक रख सकते हो। अदरवाइज़ चीज़ें भूलना तो है ना, इंसान तो भूलता है ही है, उसका स्वाभाविक गुण है इंसान का भूलना। लेकिन उसको आप अगर रख रहा अपने पास लंबे समय तक उसको आप रखना चाहते हो तो उसको आप उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कहता है, चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की, ओ केंद्र के वृत्त की PQ और PR, PQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, और एंगल QPR बराबर 46 डिग्री हो, है ना, तो एंगल QOR का मान होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, हर बार आपको क्वेश्चन एक ना एक मिल जाता है आपको, है ना, का मान होगा। चलो देखो यहाँ पर को कहा है, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक, ये उसका सेंटर है, और ये जो है
स्पर्श रेखाएं हैं, इसको बोला है 46 डिग्री। ये P है, ये क्यों बोला है इसको, और इसको R बोला है। इसको ऐसे मिलाया है, इसको ऐसे मिलाया है ना। चलो आपसे पूछा क्या है, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ, है ना। देखो O केंद्र के वृत्त की, है ना, आपको एक सर्कल दिख ही रहा है यहाँ पे, और उस सर्कल का जो सेंटर है, जो केंद्र है O है, वही तो बोला है ना, O केंद्र के वृत्त की। PQ और PR, देखो PQ PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, बिल्कुल सही है। बाहर से हमने खींचा है दो, बाहरी किसी बिंदु से वृत्त पर आप दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, है ना। किसी बिंदु से बाहर, किसी भी बिंदु से आप वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ये भी फैक्ट है। दो से ज़्यादा आप नहीं खींच सकते, दो स्पर्श रेखा हो गई। और क्यों PR, देखो क्यों PR, देखो इतना स्लोली बताने का क्या कारण है, यही रीज़न है कि आपको चीज़ें आ जाएं, ठीक है ना। कई बार बच्चे देखते हैं कि जल्दबाजी में चीज़ें, फिर आपको पता नहीं चलती हैं कि चीज़ें हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसमें फिर बोर हो जाते हैं, फिर बोर होने के बाद खिसक जाते हैं, फिर चीज़ें नहीं। देखो जब तक चीज़ों में इंटरेस्ट ना आए, है ना, जब तक चीज़ें इंटरेस्ट नहीं आती चीज़ों में, तब तक आपको उसको करना अच्छा नहीं लगता है आपको, ठीक है। जब चीज़ें आपके इंटरेस्ट में आ जाती हैं, चीज़ों को आपको करना सीखना, आप चीज़ें आप धीरे धीरे जानने लगते हो, तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा रुचि आपकी पैदा होती है। तो यहाँ पर देखो आपसे बोला क्यों PR, क्यों PR आपको दिख रहा है यहाँ पर 46 डिग्री, वो भी हमको यहाँ पर दिख रहा है 46 डिग्री। फिर आपसे कहा क्यों OR बताना है आपको, क्यों OR, ये एंगल आपको बताना है। बड़ा सिंपल है ना। देखो अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो वो तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो बच्चा इसका कॉन्सेप्ट को जाना है ना, इस पे स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, कौन सा लंब होता है, क्या क्या कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अगर इसके बेस को अगर आपने पढ़ा है, इसके कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है ना, कि किसी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कहाँ पे कौन लंब होता है, कौन त्रिज्या होती है, कहाँ सेंटर होता है, ये सब चीज़ें अगर आपने, मतलब क्या बेसिक, यही बोला ना, बेसिक अगर आपको मालूम है तो फिर आप चीज़ें जान जाते हो, है ना। देखो बेसिक क्या है कि जो त्रिज्याएँ होती हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बनाती हैं, ये भी फैक्ट है ना। देखो ये मालूम होगा तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। देखो अब आपको, देखो ये एक आपको चतुर्भुज दिख रहा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, चार भुजा है तो चतुर्भुज है। सिंपल है। एक भुजा आपके पास OR है, एक भुजा आपके पास OQ है, एक भुजा आपके पास QP है, एक भुजा आपके पास RP है, तो चार भुजा है तो चतुर्भुज है। आपको ये भी मालूम है कि चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, ये भी फैक्ट है। तो यहाँ पर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। देखो ये हमको मालूम, ये तो फैक्ट है, हमको मालूम होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री, ये 90 है। एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, तीन मालूम है। चतुर्भुज के तीन कोण मालूम है, तो एक कोण तो आप आराम से बता दोगे ना, आराम से बताओगे, क्योंकि चारों कोणों का योग जो है 360 होता है। अब आपको तीन मालूम है तो तीन जोड़ करके आप 360 में से घटा दीजिए, अगला वाला जो है उसको आपको पता चल जाएगा। चलो हम यहाँ पर देखते हैं एंगल आपको क्या क्या बोला है, आपको मालूम है ये एंगल QPR बराबर 46 डिग्री है। चलो हम डायरेक्ट हम लिखते हैं एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQO बोलो आप इसको, ठीक है ना। चलो O बोल लेते हैं, PQO और एंगल PRO, है ना, और प्लस एंगल QOR, है ना, क्या है QOR बराबर 360 डिग्री। ठीक, QPR ये आपको दिख ही रहा है 46 डिग्री। PQO देखो, PQO कितना है 90 डिग्री। PRO ये भी है 90 डिग्री। ये तो आपको पता ही करना है, ठीक। देखो 90 और 90 ये हो गया, है ना। यहाँ पर जोड़ दो, 180 में 46 जोड़ो, 180
20 कितना हो जाएगा 200 और कितना बच गया 26, मतलब 226। ये ठीक है एंगल, इसको उधर भेज दो। ये चलो घटा लेते हैं। कितना बचेगा 4 और यहाँ 4 से 2 गया 3 है ना, और यहाँ पर 134। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया है 134, आपको इसमें दिया हुआ है ना 134। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 134, इसका बिल्कुल क्या है सही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ना। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ना, लिख करके आप रख लीजिए इसको कि मैंने बोला था इसको, आपको क्वेश्चन मिलेगा। डायग्राम आपको दिखेगा, हो सकता है यहाँ पर 46 से आपको कोई एंगल दे दे है ना, कोई भी आपको 3 एंगल दे देगा। 3 एंगल क्या 2 एंगल तो पता ही होते हैं इसमें, ठीक है ना। एक एंगल आपको कोई देगा, कोई भी दे सकता है ना। आपको बोलेगा कि सेंटर पर ये है तो आप यहाँ पर बताओ दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके मध्य यहाँ पर कोण कितना बना, ये भी पूछ सकता है। कैसे भी क्वेश्चन देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, ठीक है ना, उसको आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको उसमें पैदा हो जाती है चीज़ें कि आप कर पाओगे वहाँ पे, है ना। तो ये है, चलो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। सेशन में हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेंगे, है ना। सारे हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। टू tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो देखो क्या है यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे, आपसे ये पूछा है का मान होगा। देखें इसमें हम क्या कर पाएंगे, cos 60 sin 60, इसका मान हमको बताना है। देखो सिंपल है, सोच रहे होगे कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, है ना। सोचना ही आराम है, सिंपल से आप इसको कर पाओगे। देखो 2 तरीके आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। पहले एक तरीका देखिए, मेथड नंबर 1। अब बोलोगे इतना नॉर्मल क्वेश्चन में क्या मेथड बता रहे हो, वो ठीक है ना। चलो देखो आपका सोचना भी जायज़ है ना। चलो देखो जो बच्चों को आता होगा उसके लिए तो सोचना जायज़ है, क्योंकि 2 मेथड, इसमें कौन सा क्या मेथड है। चलो देखो tan 30 पे कितना होता है 1/√3 1 माइनस tan 30 पे, ठीक। चलो देखते रहिए आप, नीचे 1 माइनस बोलो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट इसका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। चलो देखो इसका इसके साथ गुणा करो, माइनस क्या है 1 है, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 को ऊपर लेकर के चले जाओ आप, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 2, अरे 3 - 1 2 ही तो बचेगा। देखो 2/√3 लिख दिया, अब इसको पलटा दिया, इसको ऊपर लेकर के रूल है, ठीक है ना, इसको पलटा देंगे और नीचे आपके पास 3 - 1 मतलब 2, ये कट जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो ऐसा तो कुछ हमको कहीं ट्रिगोनोमेट्री में दिखता नहीं है ना, ऐसे हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे हम गुणा करवा लेते हैं, तो ये बटे ये जो हो जाएगा √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, कट जाएगा √3। अब √3 देखते हैं इसमें क्या है। देखो
आपको ऑप्शन से हम दिखाते हैं, सब बता देते हैं ना, ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें कुछ। 1060 आपको ऑप्शन में दिया है, sin 60 दिया है, 1060 दिया है, cos 60 दिया है। चलो देखो इसमें क्या है, cos 60 पे कितना होता है मालूम है आपको, 1/2 होता है। sin 60 पे कितना होता है आपको ये भी मालूम है कि √3/2 होता है। 1060 पे क्या होता है, √3 होता है। cos 60 पे क्या होता है, 1/√3 होता है ना। ध्यान रहे, cos 60 पे 1/2 होता है, sin 60 पे √3/2 होता है, 1060 पे √3 होता है, और cot 60 पे 1/√3। इसमें देखो कहाँ पर दिख रहा है √3, √3 हमको यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब इसके सामने जो ऑप्शन है 1060 वो बिल्कुल इसका क्या है, सही है। मतलब √3 जो है वो 1060 के बराबर है। 1060 वाला इसका बिल्कुल क्या है, सही ऑप्शन है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा cos 60 पे क्या है। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, और याद करना आसान है, ठीक है ना। आप केवल साइन वाला याद करिए, कॉस वाला उल्टा हो जाएगा उसका, है ना। अगर आपने इधर से चला है तो आप इधर से चल लीजिए बस, ठीक है, बिल्कुल इसको उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप टेन का भी निकाल सकते हो, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन अपान कॉस होता है, कॉट का क्या होता है कॉस अपान साइन। तो ऐसे करके गुणा भाग कैलकुलेशन करके आप सारी वैल्यूज़ को आप याद कर सकते हो ना। आप कॉस मालूम है तो सेक भी पता कर लोगे, उसका उल्ट 1/2 कर दोगे, ठीक है ना। आपको अगर साइन मालूम है तो कॉस सेक भी कर लोगे, 1/2 कर लोगे। तो देखो केवल साइन याद करना है आपको, केवल साइन वाला टेबल आप याद कर लो, पूरा बनता चला जाएगा। बस बशर्ते आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना। देखो साइन का याद है तो इस साइड से चले तो इस साइड से चल दो आप, तो कोस का पता चल गया। टेन का पता करना है तो साइन थीटा अपन कोस थीटा कर दोगे, तो आपको टेन का मतलब जो आप जैसे जैसे है ना टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है, तो उसको कर दोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। आपको अगर मान लेते कि आपको कोट पता करना है, कोट पता करना तो बिल्कुल उल्टा, या कोट का पता करना तो कोस अपान साइन कर दो, उससे भी पता कर लो। नहीं तो टेन अगर इधर से चले हो तो आप इधर से चले आइए कोट में, ठीक है ना। कोट में साइन है तो कोस में उल्टा चलना है, टेन है तो कोट में उल्टा चलना है। अब देखिए अगर सेक पता करना है तो उसे आराम से सेक पता करना तो क्या करो, 1/cos कर दो, 1/, क्या कर दो, अरे सेक जो है 1/cos होता ना, तो 1/cos कर दो, आपको सेक मालूम हो जाएगा। कोसेक मालूम करना है तो अगर सेक मालूम है तो कोसेक आपको विपरीत चला देना, या तो अगर कोसेक ऐसे पता करना है, कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, तो 1/sin करते चले जाओ, आपको कोसेक मालूम हो जाएगा। देखो बड़ा इजी है ना क्वेश्चन, आपको चीज़ें उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। चलो आगे हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो एक घड़ी की मिनट की सुई R सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में 5 मिनट में, सॉरी यहाँ मीटर बुक में आपको अनसॉल्व में लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, मीटर लिखना, 5 मिनट है ना। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। देखो क्लास में भी आपसे डिस्कशन इसके बारे में हमने आपसे करा हुआ था कि जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है, उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया हुआ था कि कैसे हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई कौन तेज चलती है ना, और कौन धीमे चलती है, कौन 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है ना। ये सारी डिस्कशन आपसे मालूम, उम्मीद है कि आपको भी चीज़ें याद होंगी। एक घड़ी की मिनट की सुई R सेंटीमीटर लंबी है, मतलब अगर आप डायल दिखाऊं मैं, है ना, ये देखो 12 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 ये। तो जो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो मिनट की सुई है, देखो कोई मिनट की सुई है, ये वाली मिनट की सुई है, इसके कहता है ये R सेंटीमीटर लंबी है, इसकी लंबाई जो है वो R सेंटीमीटर आपसे दिया हुआ है मिनट की सुई। ठीक है, कहता 5 मिनट में, 5 मिनट में मिनट वाली सुई 5 मिनट में, ध्यान से समझिए, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब ये भी आपसे डिस्कशन, उसमें हमने आपको कहा वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है ना, ये सारी डिस्कशन आपसे वहाँ पर मैंने आपसे करी हुई है ना। उम्मीद है कि आपको अभी भी चीज़ें याद होंगी कि त्रिज्यखंड का शेप क्या होता है, कैसे दिखता है त्रिज्यखंड, ठीक है ना। वृत्तखंड आपको कैसे, त्रिज्यखंड में हमने क्या बताया था, जिसमें आपके पास क्या 2 त्रिज्याएं होती हैं। त्रिज्यखंड में क्या होता है, 2 त्रिज्याएं होती हैं और एक संगत चाप होती है ना। एक संगत चाप से परिबद्ध से घिरा जो क्षेत्रफल होता है उसको हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, वो आपका त्रिज्यखंड होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, त्रिज्यखंड का मतलब है आपके पास जिसमें 2 त्रिज्याएं हैं और एक संगत चाप से परिबद्ध या घिरा जो क्षेत्रफल है जो आपको दिखेगा, है ना, आकृति आपको दिखेगी, वो वही त्रिज्यखंड होगा। और वही अगर आपको क्षेत्रफल निकालोगे तो वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड में हमने क्या बताया था, वृत्तखंड में क्या होता है कि एक वृत्त का ही भाग है, क्या है, एक वृत्त का ही भाग है। इसमें आपको एक जीवा दिखती है। वृत्तखंड में क्या दिखता है, वृत्तखंड में आपको एक जीवा दिखती है और उसके संगत आपको एक चाप दिखती है ना। एक जीवा और संगत चाप से परिबद्ध जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसको हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, या फिर उसको हम लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं। उसको हम ना क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं। और वहां पर जो हमने अभी बताया उसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। बाकी जो एरिया बच जाता है उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड और वहां पर दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी डिस्कशन आपसे है और उम्मीद है कि आपको भी चीजें याद भी होंगी, ठीक है ना। आपको चलो मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा बना के आपको रिवाइज। देखो ये जो शेप होता है ये किसका है, देखो एक त्रिज्या ये सेंटर है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है और ये आपके पास क्या है, चाप है। इसका मतलब ये जो आपने दिखाया हुआ है इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। देखो आपके माइंड में होना चाहिए कि त्रिज्यखंड किस तरीके का होता है, कैसे दिखता है ना। ये आपके पास त्रिज्यखंड है। चलो वृत्तखंड देखोगे तो ये देखो, ये आपके पास सर्कल है ना, और ये आपके पास एक जीवा है ना। ये क्या है, जीवा है और ये देखो उसके संगत चाप है, ठीक है ना। ये बीच में घिरा है ना। इसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। यहां पर इसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, लघु। ये जो अंदर वाला है इसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं और ये जो बाहर वाला है इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ है, बड़ा है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड। बाहर पूरा जो बाहर बच गया वो दीर्घ त्रिज्यखंड है, अंदर वाला लघु त्रिज्यखंड है। सेम उसी तरीके से इसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं और अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो इस तरीके से, और इसका एरिया भी निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप इसका एरिया कैसे पता करते हो, चाहे वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो, चाहे वो लघु त्रिज्यखंड हो, चाहे वो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड हो, चाहे वो लघु त्रिज्यखंड हो, कुछ भी हो, ठीक है। सभी का एरिया निकालना हमने आपको बताया हुआ है कि आप उसका एरिया कैसे पता करते हो। चलिए तो अब हम यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपको मालूम है। 5 मिनट है यानी कि 5 मतलब जैसे 2 से 3 में मिनट वाली सुई, 2 से 3 अगर मिनट वाली सुई आई, इसका मतलब क्या है, 5 मिनट चली। अगर आप 3 से अगर 4 चलोगे, 3 से 4 में कितना मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, बिल्कुल। 4 से 5 में आप देखोगे तब भी ये भी 5 मिनट हुआ, तो ये 5 मिनट ही होगा, है ना। तो जो मिनट वाली सुई है वो आप बताइए 1 मिनट में कितना चलती है, आप अगर खुद ही सोचो। जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। मानते हो या नहीं मानते हो, बताओ। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि जो मिनट वाली सुई है, ध्यान देना, एक मिनट वाली सुई है, एक, क्योंकि 3 तरीके की सुइयाँ आपको दिखती हैं,
है ना। अगर आपने घड़ी देखा हो, सभी ने देखा है ना, घड़ी अगर आपने देखा है तो उसमें आपको 3 तरीके की सुइयां ही दिखती हैं। आपको मिनट वाली सुई दिखती है, आपको घंटे वाली सुई दिखती है और आपको वहां पर सेकंड वाली सुई भी आपको वहां पर दिखती है। अब यहां पर देखिए सबसे तेज कौन सी होती है, सबसे तेज आप मालूम है आपको सेकंड वाली होती है। उससे धीमी कौन सी होती है, उससे धीमी फिर आप मिनट वाली होती है। सबसे धीमी कौन सी होती है, सबसे धीमी आपके पास घंटे वाली सुई होती है। अब देखो यहां पर आपसे देखो सेकंड वाले पर तो क्वेश्चन जाता ही नहीं है, सेकंड वाले पर तो क्वेश्चन जाता ही नहीं है। क्वेश्चन जाता है ज्यादा से ज्यादा मिनट और घंटे पे, ठीक है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनट वाले पर ही, ये भी आप ध्यान लो। ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मिनट पे ही पूछे, घंटे पर भी नहीं जाते हैं ना, लेकिन जा भी सकता है, लेकिन मिनट वाली सुई पे ज्यादा फोकस करके यहां पर रखते हैं, है ना। देखो आपसे ये कहा है, हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या 60 मिनट में मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा कर लेती, बोलोगे बिल्कुल पूरा कर लेती। मतलब अगर मान लें कि 60 मिनट मतलब 60 मिनट का मतलब जहां से चली थी मिनट वाली सुई वहीं पे मान लो कि 12 से चली थी मिनट वाली सुई, क्या करी थी 12 से मिनट वाली सुई क्या करी थी, चली थी। तो जब 12 से मिनट वाली सुई चलेगी तो अपना एक चक्कर देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45, 5, 50, 5, 55, 5, 60। तो देखो 60 मिनट में फिर से यहां पर आ गई ना, 12 से तो चली थी, मतलब 1 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। और एक चक्कर को हम बोलते हैं, एक चक्कर को यहां पर वृत्त में क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं। एक चक्कर में कितनी दूरी चल लेती है वो, 2πr यहां पर चल लेती है यहां पर, ठीक है ना। अब हमसे तो पहले ये हमको थीटा यहां पर मालूम करना है, क्योंकि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है वो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर त्रिज्या तो आपको दे ही रखी है कि r सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो वो तो हमको पता चल गया। यहाँ पर हमको एक और काम है, यहाँ पर थीटा निकालना। थीटा कैसे पता करते हैं, हमको ये मालूम है कि 60 मिनट में आप देखिए 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। देखो मिनट वाली, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट की सुई, मिनट की सुई बात कर रहे हैं। तो देखो 60 मिनट में अपना एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब 360, सभी को मालूम है। एक चक्कर का मतलब पूरा 360। एक मिनट में, एक मिनट में ये जो मैंने से डेस लगा दिया इसका मतलब ये मिनट दिखाता है, ठीक है ना, ये मिनट को बताता है। ये 360 बटे 60, ये कट जाएगा, 6 का 9 6, 6 छंग 36, यानी कि एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 5 मिनट में पूछा ना, 5 मिनट में कितना जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब 1 मिनट में ये है, तो 5 मिनट में बताओ आप, आपसे क्या पूछा है, 5 मिनट में बताओ। तो 5 मिनट में आप क्या कर दोगे, 5 गुणे 6, 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 5 मिनट कितने डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सिंपल है। अब आप क्या लिखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर बताना है। आपको तो पूरी बात लिख लीजिए ना, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलो देखो थोड़ा लिखना आप सीखो, है ना। तो ये है, देखो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर देखो कितना है, 30 डिग्री है ना। चलो 5 मिनट ही बोला है ना, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर तो उसकी त्रिज्या दिए हुए आपको, ठीक है, आर ही है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 का 9 3, 3 19 6, यानी कि क्या क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1/12 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 12। इसका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है वो आपको मैच कर रहा है बिल्कुल। देखो पाई आर स्क्वायर बटे 12 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि अगर त्रिज्या जो है सुई, मिनट वाली सुई जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर बटे कितना है, 12 है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसका यहीं पर यूज़ केवल नहीं, इसका आपका डेली लाइफ में भी कई बार, अगर मेरे को अगर समय मिलेगा तो इस पर मैं आपसे डेली लाइफ पे इस पे क्या एग्जाम्पल है, हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो अभी तक तो आपको यहाँ पर इसको नोट करिए, आप बात आपको पता चल गई होगी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
चलो, इसमें कहा है एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, है ना। थैले से, है ना, यादृच्छा मतलब रैंडम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये आपको वर्ड नहीं समझ में आया होगा, यादृच्छा मतलब इसको रैंडम बोलते हैं। एक गेंद निकाली जाती है। मैंने ये भी बोला है कि आपको प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और इसमें ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, बस सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बस इसका आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक नीली गेंद की निकाले जाने, है ना, क्या लिखेंगे, निकाले जाने की प्रायिकता होगी। आपसे ये इसकी प्रायिकता पूछा है। चलो देखो, एक थैला है, 3 लाल हैं और 2 नीले गेंदे हैं, मतलब कुल गेंदें कितनी हैं, देखो कुल गेंदे मतलब इसको आप एन ऑफ ई से दिखाते हो, कुल गेंदे, है ना। कुल गेंदे आपके पास हैं 5 कुल गेंदे हैं। चलो, 3 लाल हैं जिसमें 2 नीली गेंदे हैं। थैले से यदृच्छा का मतलब है, देखो यदृच्छा का मीनिंग आपको समझाते हैं। एक थैला है, थैला तो आप समझते हो, है ना, एक थैला है, उसमें आप हाथ डाल दिए ऐसे करके, और आपने क्या करा, निकाल लिया। एक गेंद क्या कर ली, निकाल ली, हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद एक गेंद आपने क्या करी, निकाल ली। ऐसे मतलब देख के नहीं कि ये नीली है, यदृच्छा के मीनिंग यही है। आपने एक थैला है, थैले में हाथ डाला, इस करके देखा नहीं आपने, ठीक है ना। थैला है, थैले में बोला ना कि 3 लाल हैं और 2 नीली, आपको ये आपको पता है, ठीक है ना। 3 लाल हैं और 2 नीली गेंदें हैं। आपने क्या करा, हाथ डाला ऐसे करके, ठीक है ना। हाथ डालने के बाद आपने निकाली, और जो निकली वो कहता है कि एक नीली गेंद है, नीली गेंद निकली है जो आपने निकाला हुआ है। तो यहाँ पर ये रैंडम का मतलब है, ठीक है ना। यदृच्छा का मीनिंग ये है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कुल गेंदें आपके पास ये दी हुई हैं। नीली गेंद, आपको एक नीली गेंद यहां पर बताओ, नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद है आपके पास 2। नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद आपके पास है 2, और आपसे ये पूछा है नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता आपसे पूछी हुई है, ठीक है ना। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हैं, नीली गेंद आपने निकाली हुई है, ठीक है ना। नीली गेंदें कितनी हैं, नीली गेंदें आपके पास 2 हैं। ये आपके पास क्या है, अनुकूल परिणाम है, है ना। और ये आपके पास क्या है, कुल परिणाम, इसको आप कुल बोलो, कुल संभव परिणाम। देखो, तो एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, इसको आप पी ऑफ, तो घटना के घटित होने की, है ना, यानी कि जो घटना है, एक नीली गेंद है, तो नीली गेंदें कितनी हैं आपके पास, इसको आप एन ऑफ ई बोलो, ठीक है ना। इसको आप एन ऑफ ई से दिखाओ, है ना। ये एन ऑफ ई है ना। और ये कुल एन ऑफ एस से आप इसको बोलो, ठीक है ना। ये आपके पास एन ऑफ क्या है, ऐसे कुल, ठीक है। ये एन ऑफ एस बोलो इसको आप, कुल को, और यहाँ पर आपके पास एन ऑफ ई ये है, तो पी ऑफ, है ना। तो एन ऑफ ई आपसे कितना है, 2 है, और एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस है आपके पास, एन ऑफ एस कितना है, 5 है। तो यहाँ पर आप देखिए,
एक नीली गेंद निकाले जाने की जो प्रायिकता है वो 2/5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये बात भी पता चली होगी। बस आपको ये ध्यान देना है, कुल जो है वो आपको नीचे लिखना होता है और जो घटना घटित हुई है उसका जो कुल नंबर है उसको आपको ऊपर लिखना होता है। ठीक है ना। बस ये काम आप कर दीजिए। 2 यहाँ पर नीली गेंदें थी तो हमने 2 ऊपर लिख दिया और नीचे कुल लिख दिया। बाकी अगर भाग हो रहा होता या कट रहा होता तो उसको काट वाट कर छोटा कर लेते। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो कटेगा नहीं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों यहाँ पर अलग अलग नंबर 2 और 5 हैं, तो यहाँ पर कटेगा नहीं। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे हम प्रायिकता के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको, अब यहाँ पर मान ले कोई पूछेगा कि अगर लाल कह देता है, एक लाल गेंद निकाला, तो लाल गेंद आप ऊपर लिखते 3, नीचे टोटल लिखते 5 तो नीचे ही रहेगा। तो सिंपल है, आराम से कर पाओगे, इसमें नहीं है ना कोई भी है। कई क्वेश्चन इस पर हम कर चुके हैं, इस पर आपको बातें भी अब समझ में आ गए होंगे कि हम इसमें करते क्या हैं, है ना। चलो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 से। आज हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन की लगातार आप लगाते रहिए ताकि आपके पास चीज़ें रहें, है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जब तक आप लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाते हो तब तक ना रुको, है ना। तब तक आपको चलते रहना। बाद में तो आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करिए कैसे जैसे भी करना है ना। थैंक यू।